जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना देर के एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट जीके का। दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप उनको जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको जीके में, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है वो आपके आने वाले एसएससी जीडी के अतिरिक्त जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उनके लिए सबसे किफ़ायती होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो ऋग्वेदिक कालीन सबसे पवित्र नदी कौन सी है ये हमें बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन संख्या पहले का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें ऋग्वेद की, तो दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, ये भी आप याद रखिएगा। और ऋग्वेद में कितने सूक्त लिखे गए हैं, 1028 सूक्त लिखे गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और दोस्तों 10वां मंडल ये बात करता है पुरुष सूक्त के बारे में, मतलब 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो लिखा गया वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका गंगा नदी 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी बनी थी, ये भी आप याद रखना। और गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, तब गंगा नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिंधु नदी जो है राकसताल से निकलती है। ये राकसताल कैलाश मानसरोवर के पास से इसका उद्गम होता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु नदी समझौता भी हुआ था, आप याद रखना। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, तो जवाब होगा आपका 1960। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सतलज नदी ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल के किन्नौर जिले में आती है सिपकिला दर्रे से, ये भी आप याद रखिएगा सतलज नदी। और भारत में भाखड़ा नागल डैम कौन सी नदी पर है, तो वो सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल डैम। दोस्तों क्या आपको पता है कि नदियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो दोस्तों पोटामोलॉजी, याद रखिएगा पोटामोलॉजी नदियों का अध्ययन होता है। ये कभी पूछा जाए आपसे तो आप इसको याद रखें। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर भारत में क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहा गया, भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण किया गया वो यूनानियों के द्वारा किया गया, ईरानियों के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी, भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो ईरानियों ने किया था। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ईरानी। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि जो विदेशी आक्रमण है या विदेशी मामले हैं ये किस सूची का विषय हुआ है। विदेशी मामले जो भारतीय संविधान में 3 सूचियां, उनमें किस सूची में आते हैं, तो दोस्तों याद रखना विदेशी मामले या विदेशी आक्रमण ये संघ सूची का विषय होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। दोस्तों कालसी स्थान के बारे में बताना है कि कालसी का जो संबंध है वो किस शासक से है। तो इसमें ऑप्शन में लिखा गया बृहत्दत्त और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, कालसी जो जगह है ये किससे संबंधित है, सम्राट अशोक से संबंधित है। और कालसी का जो अभिलेख है ये कहाँ पे मिला, दोस्तों कालसी का अभिलेख उत्तराखंड से मिला था। कालसी अभिलेख ये उत्तराखंड में पाया गया, ये भी आप याद रखें, सम्राट अशोक से संबंधित है। दोस्तों हम बात करें सम्राट अशोक के बारे में, तो ये मौर्य वंश का राजा है, इसके पिता हैं बिंदुसार, ये आप याद रखना। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों जो सम्राट अशोक है इसे भारत में शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सम्राट अशोक को फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों का जनक कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, आर्मेक लिपि में ये लिखे गए हैं, तो शिलालेखों का जनक है अशोक। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी इसको किसने पढ़ा था, तो दोस्तों 1837 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों की लिपि को पढ़ा गया था। सबसे पहली बार जो प्रयास किया गया है वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया। दोस्तों अशोक को देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय ये सब कहा गया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग के चेदी वंश के राजा खारबेल के साथ कलिंग का युद्ध भी लड़ा था। और दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, ये दया नदी के किनारे हुआ था। कलिंग का युद्ध दया नदी के किनारे लड़ा गया और इस युद्ध में अशोक की विजय हुई। फलस्वरूप क्या हुआ कि कलिंग की राजकुमारी थी
करुबाकी जो कि कलिंग की राजकुमारी थी और उससे अशोक ने फिर शादी कर ली। तो अशोक की पत्नी कौन थी? आपकी दूसरी पत्नी थी करुबाकी। ठीक है दोस्तों, और अशोक सबसे ज़्यादा जो अपने जीवन में प्रभावित था वो अपनी पत्नी से प्रभावित था, जिसका नाम था करुबाकी। ये कलिंग की राजकुमारी थी, आप याद रखिएगा। हालांकि अशोक की एक पत्नी और थी देवी, और देवी से ही जन्म हुआ था उसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का, जिनको श्रीलंका में भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं, सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में रुम्मनदेही स्तंभ भी बनवाया था। रुम्मनदेही स्तंभ जो गौतम बुद्ध के जन्म की घटना को बताता है, तो रुम्मनदेही स्तंभ जो है ये किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों क्या आपको पता है कि अशोक के काल में राजधानी क्या थी? तो अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना भी कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी। और अशोक ने पाटलिपुत्र में क्या करवाया था? तीसरी बौद्ध परिषद, थर्ड बौद्ध काउंसिल जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो अशोक है इसके टाइम में कौन सी मुद्रा चलती थी? तो आप याद रखना, इस अशोक के टाइम में मुद्रा थी करसापण। अशोक की करेंसी को क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सम्राट अशोक से ही संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया, वो अशोक की लाट से लिया गया। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कालसी स्थान किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? दोस्तों कौन सा मुगल शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के टाइम में तो भारत में आई थी, लेकिन व्यापार करने का जो आदेश मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को वो किससे मिला था? वो मिला था जहांगीर से। ऑप्शन बी, जहांगीर से मिला, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, जिसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। हॉकिंस के बाद में हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन उसके बाद में टॉमस रो आता है, टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी जहांगीर से। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें जहांगीर की, जहांगीर जो है ये इसका काल मुगल स्वर्ण चित्रकला का स्वर्ण काल है। जो चित्रकला मुगलों की थी वो सबसे ज़्यादा चरम पे पहुंची जहांगीर के काल में। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल है। याद रखना, जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ। और दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। शहजादा सलीम के नाम से जो प्रसिद्ध था बचपन में वो जहांगीर था। जहांगीर जो है इसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर लगवाने वाला जो मुगल शासक है आपका जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने शादी, जहांगीर की जो पत्नी है उसका नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहां। नूरजहां जिसे मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता था। तो मेहरुन्निसा या नूरजहां ये इसकी पत्नी है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों नूरजहां ने पातशाह बेगम का टाइटल भी धारण किया था। जहांगीर जो है इसने शराब की जो कंजप्शन थी उसको बैन कर दिया था, लेकिन खुद बहुत ज़्यादा शराब पीता था, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जहांगीर के टाइम में पित्रादुरा, पित्रादुरा क्या होती है? पित्रादुरा ये एक प्रकार का स्टाइल है, मुगल स्टाइल मान सकते हैं आप इसको। ये फारस से ईरानी शैली थी, और इसमें जो मीनारें होती हैं उनकी दीवारों को खोदकर रत्न और जो मोती होते हैं वो जड़े जाते हैं। तो पित्रादुरा जो सबसे ज़्यादा चरम पे पहुंची थी वो किसके टाइम में आई थी? जहांगीर के टाइम में स्टार्ट की गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास पित्रादुरा का हुआ था शाहजहाँ के काल में। क्लियर हुआ दोस्तों? तो जहांगीर के बारे में आप याद रखें। और इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी ये जो लिखी गई ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी गई है। आप याद रखिएगा, जहांगीर की आत्मकथा कौन सी भाषा में है? तो वो सही जवाब होगा आपका फारसी भाषा में। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक आगरा में और दूसरा दिल्ली में। दोस्तों औरंगजेब जो है ये इसको जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर, कट्टर सुन्नी मुसलमान था ये पूरा, तो इसको जिंदा पीर की उपाधि मिली। दोस्तों औरंगजेब वो मुगल राजा था जिसने जजिया जो था वो दोबारा लगा दिया। 1679 में इसने जजिया को दोबारा शुरू कर दिया था। और औरंगजेब के द्वारा जो नवरोज उत्सव मनाया जाता था, जो तुलादान की प्रथा थी, वो सारी बंद कर दी गई। दोस्तों औरंगजेब ने एक टाइटल भी धारण किया था जिसका नाम था आलमगीर। आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल बादशाह कौन है? तो औरंगजेब, इसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की।
और दुनिया मतलब कौन से मुगल शासक की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार जो थे वो औरंगजेब की सेना में थे। हालांकि इसने हिंदुओं को बहुत मरवाया भी था। जो लोग इस्लाम को धर्म स्वीकार नहीं करते थे तो उनकी हत्या भी करवाते थे था ये। उसके बाद में दोस्तों सिखों के 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने क्या कर दिया? मृत्युदंड दे दिया और इनकी गर्दन काट दी थी। तो आप याद रखना, सिखों के 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की गर्दन किसने काटी थी? औरंगजेब ने। और दोस्तों जहां पर इनकी गर्दन काटी गई वो जगह है दिल्ली का शीशगंज चौराहा। ठीक है दोस्तों, अभी भारत सरकार ने क्या कहा है कि 24 नवंबर को हर साल 24 नवंबर को हर साल गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। तो आप याद रखना, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस किस तिथि को होता है? जवाब होगा आपका 24 नवंबर। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में। और दोस्तों जो ताजमहल है इस पर कुरान की आयतें लिखी थी अमानत खान सिराजी ने। ताजमहल पर कुरान की आयतें किसने लिखी? अमानत खान सिराजी ने लिखी हैं। और दोस्तों जो मुमताज महल है शाहजहां की पत्नी है, इसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, ये जो शाहजहां की पत्नी है उनका वास्तविक नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका अकबर। अकबर मुगल वंश का तीसरा राजा है। 1582 में इसने एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर के द्वारा। और दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला इकलौता हिंदू है बीरबल, जिसका वास्तविक नाम है महेश दास। याद रखना। और दोस्तों जो अकबर है, अकबर ने भारत में मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट की थी। मनसबदारी प्रणाली के अतिरिक्त जो अकबर का राजस्व मंत्री है टोडरमल, उसने जाप्ती प्रणाली दहसाला बंदोबस्त या टोडरमल बंदोबस्त भी स्टार्ट किया था। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अकबर ने गुजरात विजय के बाद में 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था वो किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। और इसने इबादत खाने की स्थापना भी की थी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई वो 1897 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अच्छा, ये स्थापना कहाँ पर हुई थी? दोस्तों ये स्थापना बंगाल में बेलूर मठ, जो कि हुगली नदी के किनारे था, बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों मैं बात करूँ विवेकानंद की, तो विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। ये विवेकानंद का वास्तविक नाम है। और दोस्तों विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो अजीत सिंह खेतड़ी के द्वारा विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी गई। ये खेतड़ी के राजा हैं अजीत सिंह, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि 1893 में जब विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुई तो विवेकानंद किस वर्ष वहाँ पे भाग लेने गए थे? तो दोस्तों 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन थी, विश्व धर्म कॉन्फ्रेंस था, उसमें अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आप याद रखना 1893 शिकागो। और भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। दोस्तों किसकी जयंती होती है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती है राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया आपका दयानंद सरस्वती। दोस्तों 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। याद रखना, इसके बारे में ये पूछता है एग्जाम में। और आपको बताऊं कि दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा में की गई है। ठीक है दोस्तों जो दयानंद सरस्वती हैं इनका असली नाम है मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर, याद रखेंगे। और दयानंद सरस्वती ने एक शब्द भी दिया था स्वराज। स्वराज शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो स्वराज जो शब्द है ये कॉइन किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्लियर हो दोस्तों? चलिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका
रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं और इनका वास्तविक नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण मिशन का मिशन के मतलब वो जो संस्थापक हैं विवेकानंद उनके गुरु हैं और इन्हें दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है उसके संत भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद में बताऊँ आपको केशव चंद्र सेन। दोस्तों केशव चंद्र सेन कौन है? जब ब्रह्म समाज दो शाखाओं में बटा, एक आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज, तो दोस्तों ब्रह्म समाज की दो शाखाएं बट गई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में। तो 1865 ईस्वी में जो केशव चंद्र सेन है इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो शाखाओं में बटा, एक आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, और विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है, तूफानी हिंदू। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो होते थे ये लंदन में होते थे। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए और ये कहाँ पे बुलाए गए थे? लंदन में। कौन से प्रधानमंत्री ने बुलाए थे? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो थे ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए लंदन में। ठीक है दोस्तों, किस लिए बुलाए जाते थे? संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए। और उस टाइम पे ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम जो थे ये ब्रिटेन के राजा थे, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हम आपसे पूछा गया एग्जाम में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो मैं आपको बता दूं जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये 7 सितंबर 1931 को आयोजित किया गया था। 7 सितंबर 1931। अच्छा ये खत्म कब हुआ था? तो ये 1 दिसंबर 1931 को ही खत्म हो गया था। इसके बाद में आपको बताऊं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की ओर से, महात्मा गांधी। ये आपसे या पूछा जाए कभी तो आप याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। और दोस्तों जो महात्मा गांधी हैं ये कौन से जहाज से लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो SS राजपूताना एक जहाज है। जो आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जब लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो कौन सा जहाज था? तो वो जहाज था SS राजपूताना। दोस्तों एकमात्र व्यक्ति जिसने मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जैसे अंबेडकर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू हैं, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। ठीक है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं की जो टुकड़ी थी इसको लीड कौन कर रही थी? तो सरोजिनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ये महिलाओं की जो लीडर थी वो बन के गई थी। इनके साथ जो एनी बेसेंट थी वो भी गई थी, मदन मोहन मालवीय जी भी इनके साथ गए थे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1931 को, 12 नवंबर 1931 को। हालांकि ये 30 में स्टार्ट हुआ था और 12 नवंबर 1930 को चला था 1931 तक। उसके बाद में आपको बताऊं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 में, 1932 में। ठीक है दोस्तों। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हो गए आपके? 3। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931। उसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में, 1932। ये आप याद रखिएगा। कौन सा प्रधानमंत्री है? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 7। इसमें कहा गया राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को जब गिरफ्तार किया गया तो कौन सी जेल में इनको रखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा 7 का ऑप्शन C, बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। ये भी आप याद रखें, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। बड़े वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार का गांधी। ये पूछता है एग्जाम में कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और दोस्तों इन्हें अजात शत्रु की उपाधि भी मिली। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसे अजात शत्रु की उपाधि मिली, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों क्या आपको इनकी कोई किताब का नाम पता है? तो आप याद रखना, इंडिया डिवाइडेड, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर एक किताब इन्होंने लिखी है, और ये बहुत आती है एग्जाम में। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड। क्लियर हुआ दोस्तों? एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो राजेंद्र प्रसाद है, 1946 की जो अंतरिम कैबिनेट थी उसमें ये कृषि मंत्री भी थे। यह आप याद रखना, 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो ये कृषि मंत्री भी बनाए गए थे। क्लियर हुआ? और 1962 में इनकी मृत्यु के बाद इनको क्या मिला? इनको भारत रत्न दिया गया था। तो बिहार का गांधी, भारत का अजात शत्रु, इंडिया डिवाइडेड किताब, ये सारे राजेंद्र प्रसाद की हैं। और दोस्तों जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, उस दौरान जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहा गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, विनोबा भावे। ये प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। दोस्तों मैं बात करूं विनोबा भावे की, तो इन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की विनोबा भावे ने। क्लियर है दोस्तों? गांधी जी से बहुत प्रभावित है विनोबा भावे, और इन्हें 1957-58 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। जो फिलीपींस की सरकार रेमन मैग्सेसे अवार्ड देती है, वो भारत में सबसे पहली बार किसे मिला? तो दोस्तों विनोबा भावे को सबसे पहली बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला भारत की ओर से। ये आप याद रखना, 1957 में इसकी घोषणा हो गई थी और इन्हें 58 में मिल चुका था। ठीक है दोस्तों एक चीज़ आप और याद रखिएगा, जो विनोबा भावे इन्होंने ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत भी की थी। ग्रामदान आंदोलन यहाँ पे लिखा गया आपका डॉक्टर सरदार पटेल। दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, और 31 अक्टूबर को जब एकता दिवस मनाया जाता है तो ये किसकी जयंती होती है? सरदार पटेल की जयंती होती है, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्लियर हो दोस्तों? भारत में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल जो थे ये भारत के पहले गृह मंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। 22 प्राइम मिनिस्टर भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भारत में कौन है? तो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक है सरदार पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा गया? तो सरदार पटेल को ही अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। दोस्तों भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3, IAS, IPS और IFS। IFS बोले तो भारतीय वन सेवा। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये भी आप याद रखें। दोस्तों सरदार पटेल के नाम पर, मतलब सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है गुजरात में, और इनकी मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इनकी एक बुक याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू जी की किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत आती है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है ये लिखी गई है नेहरू जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेहरू जी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और हमारी संविधान सभा में जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष हैं नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, नेहरू के नाम पर एक बंदरगाह भी है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नाभा साहबा भी बोलते हैं। नाभा सेवा बंदरगाह मुंबई में है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो नेहरू जी हैं इनकी एक किताब और आपको याद रखनी है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी किताब है? तो दोस्तों ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये किताब है आपकी, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये जो किताब है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? दोस्तों मित्र मेला संघ ये भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को बनाए रखने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम था मित्र मेला संघ। दोस्तों मित्र मेला संघ की स्थापना की गई 1899 में। किसके द्वारा की गई थी? BD सावरकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यही मित्र मेला
1904 में किस नाम से जाना गया? मित्र मेले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अभिनव भारत समाज। याद रखना, मित्र मेला बना था आपका 1899 में, लेकिन मित्र मेला जो संगठन था 1904 में, इसका नाम क्या रख दिया गया? अभिनव भारत सोसाइटी। तो बी.डी. सावरकर के द्वारा ही अभिनव भारत समाज या अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। याद रखना, ये पूछा जाए आपसे तो क्या नाम इसका? अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। क्लियर दोस्तों? दोस्तों बी.डी. सावरकर जो है, इनके किताब आपसे पूछेगा एग्जाम में, और वो है आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति के ऊपर इन्होंने किताब लिखी और उसको लिखा था बी.डी. सावरकर ने। इसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा दोस्तों, बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। याद रखना, पोर्ट ब्लेयर में है बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर हुआ? यहाँ पे कुछ ऑप्शन की बात कर लें। यहाँ पे लिखा गया देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। अच्छा, ये सभा क्यों बनी थी? धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के प्रचार प्रसार के लिए ये संस्था बनाई गई थी। दोबारा सुन लिए, धार्मिक विषयों पर चिंतन के लिए और उपनिषदों के सार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा बनाई गई थी। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा वो भारतीय हैं, इन्हें कट्टर राष्ट्रवादी माना जाता है, और इन्होंने 1905 में लंदन में क्या चलाई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी लंदन में। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहा गया है? कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। ऑप्शन बी, बांकीपुर। क्लियर हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। दोस्तों मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1885 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत में कौन गवर्नर जनरल या वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों कांग्रेस के कुछ अधिवेशन जैसे आपसे पूछा जाए तो मैं कुछ अधिवेशन आपको बता देता हूं। जैसे कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, ये बम्बई में हुआ था, और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की गई। क्लियर हुआ? दोस्तों कांग्रेस का एक अधिवेशन और पूछेगा कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब 1887 में जो मद्रास सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जॉर्ज यूले से भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो थे जॉर्ज यूले। 1888 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जॉर्ज यूले। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ जैसे आपसे पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार क्या गाया गया था? सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह शानी ने। और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। दोस्तों अगर आपसे पूछता कि कौन से अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो 1911 में ही कलकत्ता में सेशन हुआ था कांग्रेस का, और 1911 के कलकत्ता सेशन में जॉर्ज पंचम के सम्मान में जनगण मन गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कांग्रेस के सेशन में गाया गया
तो ये कब गाया गया था? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण सिंह ने की थी। बिशन नारायण सिंह के द्वारा 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ये आप याद रखना, एनी बेसेंट पहली महिला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1925 में कानपुर सेशन होता है। 1925 में कानपुर सेशन हुआ और कानपुर सेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ये आप याद रखना, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो वो थी आपकी कानपुर सेशन 1925। दोस्तों क्या आपको पता है कि कांग्रेस का कौन सा सेशन गांव में हुआ था? 1937 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो गांव में हुआ था। तो ये आप याद रखना, फैजपुर अधिवेशन जो हुआ वो गांव में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो फैजपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में। ये जो जगह है फैजपुर वो महाराष्ट्र में है और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों एक अधिवेशन आपको और याद रखना है और वो है आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आता है एग्जाम में कि कांग्रेस का पूर्ण स्वराज अधिवेशन कौन सा था? तो दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था ये पूर्ण स्वराज अधिवेशन है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सारे जो अधिवेशन हुए कांग्रेस के वो सारे याद रखिएगा। कांग्रेस के जो अंतिम मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ? ये कमेंट में लिख के मुझे बताना है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11, किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? दोस्तों भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, ये किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की उपाधि मतलब संज्ञा दी गई, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है केसी बियर। दोस्तों केसी बियर के द्वारा भारतीय संविधान को अर्धसंज्ञा कहा गया है। आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान को अर्धसंज्ञा किसने कहा? केसी बियर के द्वारा ये कहा गया। अच्छा क्यों कहा? दोस्तों भारतीय संविधान को अर्धसंज्ञा इसलिए कहा क्योंकि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन सबसे मजबूत शक्ति किसकी है? सबसे मजबूत कानून किसका है? वो केंद्र सरकार का है। इसलिए भारतीय संविधान को अर्धसंज्ञा संविधान कहा था केसी बियर ने। क्लियर है दोस्तों? एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे लिखा गया आपका B.R. अम्बेडकर, इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान की माता, संविधान का शिल्पकार, कई उपनाम इनको मिले हैं और संविधान का जनक। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, अम्बेडकर ने संविधान अपने हाथ से नहीं लिखा था। अम्बेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे जो संविधान का एक ड्राफ्ट बना रही थी, जो मसौदा बना रही थी, संविधान की रूपरेखा क्या होगी, संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी, कौन भारत के हित में होंगी, कौन भारत के अहित में होंगी, उन सब चीज़ों को रिव्यू करने की जो कमेटी थी वो थी प्रारूप समिति, और उसी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर संविधान लिखा किसने अपने हाथों से? दोस्तों संविधान को लिखने वाला व्यक्ति जिसने अपने हाथ से लिखा संविधान वो है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। इस व्यक्ति के द्वारा संविधान की मूल प्रति अपने हाथ से लिखी गई है। जो आप याद रखना कि संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। हम बात करेंगे अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों अम्बेडकर जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और इनकी आत्मकथा का नाम है बेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? तो बेटिंग फॉर वीजा अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है। दोस्तों अम्बेडकर की जो समाधि है इसका नाम क्या है? इसका नाम है चैत्य भूमि। अम्बेडकर की समाधि को चैत्य भूमि कहा जाता है और ये मुंबई में है। और अम्बेडकर ने जहाँ पे बौद्ध धर्म को अपनाया था उसे कहा जाता है दीक्षा भूमि, ये नागपुर में है, दीक्षा भूमि नागपुर। ठीक है दोस्तों अम्बेडकर के बारे में एक चीज़ और बता दूं, जो अम्बेडकर हैं इनकी किताब और आती है एग्जाम में, रिडल इन हिंदुज्म, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अम्बेडकर की किताब है रिडल इन हिंदुज्म, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा था।
आर्टिकल 32 संविधान का हृदय है और संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन और है आपका आइवर जेनिंग्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइवर जेनिंग्स ने ही अम्बेडकर के लिए यूज किया था शब्द, जब संविधान सभा के लोग जेनिंग्स से मिले कि हमें संविधान बनाने में आपकी हेल्प चाहिए, तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा ही अम्बेडकर का नाम सुझाया गया था कि आपके पास एक बड़ा कानूनविद व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, आप अम्बेडकर से जाके सलाह लें। तो आइवर जेनिंग्स ने ही अम्बेडकर के नाम की सिफारिश की थी संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में उसको सदस्य बनाए जाने की, याद रखिएगा। और जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को क्या कहा दोस्तों? आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया दोस्तों? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है किसने? आइवर जेनिंग्स ने। क्लियर? तो ये आप याद रखना, कभी क्वेश्चन आए कि वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा ही वकीलों का स्वर्ग कहा गया भारतीय संविधान को। अच्छा, क्यों कहा? कोई तो कारण रहा होगा दोस्तों। भारतीय संविधान की जो कानूनी भाषा है, जो उसकी शब्दावली है, वो बहुत ज़्यादा कठिन है। उस कठिन शब्दावली को सुलझाने के लिए ही वकील हैं और इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, जेनिंग्स के द्वारा कहा गया। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? डेनबिल ऑस्टिन, ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन संख्या 12, क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश 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 के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो दोस्तों ऐसे कौन सा पद है जिसके खिलाफ अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती यदि वो पद पर है, और कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी गई है? अनुच्छेद 361। दोस्तों एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल यदि अपने पद पर हैं तो पद पर रहते हुए उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो एक तो राष्ट्रपति और दूसरे राज्यपाल। तो 12 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल और राष्ट्रपति। दोस्तों भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से आया? तो भारत में राज्यपाल का पद लिया गया कनाडा से। भारत में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु तो 25 साल। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 साल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? मतलब अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है। आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 ये छुआछूत का क्या है? उन्मूलन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 15 में लिखा गया कि राज्य किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किस किस आधार पर? उसके जन्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, स्त्री या पुरुष है उसका कोई भेदभाव नहीं होगा, और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान, इसके साथ साथ और कौन सा है? तो नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 15 के तहत। उसके बाद में आर्टिकल 21 लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल 21 में। दैहिक स्वतंत्रता याद रखिएगा, आर्टिकल 21 वैसे बहुत व्यापक है आर्टिकल 21, तो अभी के लिए आप इतना याद रखें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 24 क्या कहा गया कि 14 वर्ष तक के या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री या कारखानों में या किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 24 के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है ये। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनटचेबिलिटी के लिए, छुआछूत के लिए जो आर्टिकल है वो है आपका 17। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राज्यीय परिषद को गठित कौन करेगा? दोस्तों यदि सार्वजनिक हित का मामला है, लोकहित का मामला है, तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। याद रखना, कौन करेगा? सार्वजनिक हित के मामले में या लोकहित के मामले में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। तो ये आप याद रखना, आर्टिकल 263। अच्छा, किस आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? दोस्तों सरकारिया आयोग, आप सुने भी होंगे।
तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 में। तो 1988 में केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय की भावना है उनको स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का विचार दिया था सरकारिया आयोग ने। तो ये आप याद रखें, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा अध्यक्ष को जो अध्यक्ष पद की शपथ दिलाता है, इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ना राष्ट्रपति ना मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ होती ही नहीं है। फिर क्या होता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष साधारण जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, एक सांसद के रूप में शपथ लेता है, ये आप याद रखिएगा। और लोकसभा के सांसदों को शपथ राष्ट्रपति के बिहाफ पर कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। तो लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का प्रावधान नहीं है, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? भारत में लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? याद रखना, मैं उपाध्यक्ष पूछ रहा हूँ। एम ए आयंगर, अनंत स्यानम आयंगर, ये आप याद रखिएगा, ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के पहले स्पीकर जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर, जिन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। क्लियर हुआ? और लोकसभा के इतिहास में पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा के इतिहास में पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार, 2009 से 2014। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भू राजस्व लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? दोस्तों भू राजस्व और लोक व्यवस्था जो है वो कौन सी सूची का विषय है? तो इसका सही जवाब होगा 16 का ऑप्शन सी, राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची में जैसे कृषि, अगर आपसे पूछे कृषि किस सूची का विषय है, राज्य सूची में। पुलिस की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। इसके साथ साथ जैसे आपसे सिनेमा पूछेगा, सिनेमा हॉल, तो ये भी राज्य सूची का विषय है। उसके बाद में भूमि कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। और रोड टैक्स हो गए आपके, राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन हो गए, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, यह भी आप याद रखें। अच्छा, समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची में शिक्षा आती है, वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, विवाह समवर्ती सूची का विषय है, गोद लेना समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको आर्थिक नियोजन आप याद रखें, आर्थिक नियोजन ये भी समवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं जैसे और क्या हो सकता है समवर्ती सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता ये समवर्ती सूची में आता है। न्याय प्रशासन और वेट एंड मेजर मापतोल जो आता है वो समवर्ती सूची में आता है। संघ सूची में विदेशी मामले संघ सूची में आते हैं। जनगणना संघ सूची में आता है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। तो ये सारी बिंदु आप याद रखेंगे। और ये जो तीनों सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, ये 7वीं अनुसूची में आती हैं, 7th शेड्यूल में आती हैं, ये आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहली बार मिला? 17 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, असम को। असम को सबसे पहली बार जो था वो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि अनुच्छेद कौन सा है असम को जो विशेष प्रावधान देता है? असम को अनुच्छेद 371 बी के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 बी। अनुच्छेद 371 ए, तो अनुच्छेद 371 ए नागालैंड पर लागू होता है। आर्टिकल 371 ए नागालैंड पर लागू होता है। और यहाँ पे लिखा गया आपका मिजोरम। मिजोरम पे कौन सा होता है? अनुच्छेद 371 जी, 371 जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं, मिजोरम का एक डांस याद रखना, चेराम। चेराम डांस कहाँ किया जाता है? मिजोरम। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में। नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार होता है, ये भी आप याद रखें। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। और इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंटांकी नेशनल पार्क है नागालैंड में। और दोस्तों 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या दर ऋणात्मक थी? नागालैंड की। इसकी राजधानी कोहिमा है, याद रखिएगा। असम में तवल चोंगली, बिहू, सतरिया और झूमुर के साथ बुगुरुम्बा, ये सारे डांस होते हैं। मानस नेशनल पार्क असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में, रायमोना नेशनल पार्क असम में, और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है, ये भी आप याद रखें। असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली।
माजुली द्वीप, और असम में गुवाहाटी है, यहाँ पे अंबुबाची मेला लगता है कामाख्या मंदिर में, और अभी एक सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप, ये गुवाहाटी में लगा है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला है, और शिमला में भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश शिमला। तो भारत में सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा किसे मिला? असम को। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 18, इसमें क्या कहा गया? पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? दोस्तों पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है ये हमें बताना है। तो 18 का सही जवाब होगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। तो पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य है शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, और भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 1993 में लागू हुआ था, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज का प्रावधान है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था? 3 स्तर की, जिला पंचायत, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत, ये भी आप याद रखें। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको कमेंट में लिख के बताना है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में है? ये करंट मतलब कमेंट में लिख के मुझे बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया संसदीय विशेष अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेष अधिकार जो लिया गया वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों भारत में संसदीय प्रणाली सारी ब्रिटेन से ली गई है। अब हम बात करें ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा भी ली है। नागरिकता जो है वो एकल होती है भारत में, तो सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। दोस्तों हमारे संविधान में रिट की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर होती है, तो रिट का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया, ये भी आप याद रखेंगे। और क्या लिया ब्रिटेन से? दोस्तों हमने ब्रिटेन से CAG का पद भी लिया है। CAG का पद ब्रिटेन से लिया गया, और संसदीय प्रणाली सारी हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची जो ली गई हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। संयुक्त अधिवेशन होता है, तो संयुक्त अधिवेशन ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, संयुक्त अधिवेशन। और हमने क्या लिया ऑस्ट्रेलिया से? दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ और ली है, और वो क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, समवर्ती सूची की धारणा है, एक कुछ और हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो याद आएगा तो चलो आप कमेंट लिख के बताना कि और क्या लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों। जापान से हमने क्या लिया? जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है दोस्तों। चलिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संविधान में लगभग 60 से 65% हिस्सा लिया गया है, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का भाग है? तो तृतीयक क्षेत्र का भाग कौन सा है? दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ये आप याद रखना, सेवा क्षेत्र। तो अब सेवा का लाभ क्या होता है? सेवा क्षेत्र ये, तो इसमें क्या कौन सा होगा? तो सेवा क्षेत्र में क्या सूत निर्माण आएगा? नहीं। फलों की खेती आएगी? नहीं। पशुपालन? नहीं। विद्युत? 20 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, विद्युत। विद्युत जो है ये तृतीयक क्षेत्र में आता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों ये आप एक चार्ट देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, जैसे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें कृषि आती है, इसमें खनन आता है, और डेयरी, देखो डेयरी वाला जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद में फिशिंग, मछली पालन, देखो ये अभी स्टेनोग्राफर में आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो फिशिंग आती है, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी आती है, तो ये सारे आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। कृषि है, डेयरी है, पशुपालन है, खनन है और वानिकी है। सेकेंडरी की बात करें तो दोस्तों सेकेंडरी में आते हैं उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सेकंड में आते हैं। जैसे कार उद्योग है या किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सेकेंडरी में आते हैं। जो टर्सरी सेक्टर है हमारा,
टर्सरी सेक्टर, देखो इसका नाम दूसरा क्या है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से बैंकिंग हो गई, इंटरनेट सेवा हो गई, रेल सेवा हो गई, मेट्रो सेवा हो गई, ये सारी जो चीज़ें आएंगी वो टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो दीज आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या को रोजगार मिलता है वो कौन से सेक्टर से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। याद रखना, भारत में सबसे बड़ा रोजगार का साधन कौन सा है, वो प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। ये थे आपके 20 प्रश्न। थोड़ी सा क्लास लंबी हो गई है, लेकिन आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।